नमस्कार, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। राजनीति सत्ता का खेल है। सत्ता के लिए वोट चाहिए और वोट के लिए अब जनताओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का उसूल सा बन गया है। चुनाव सर पर हो तो फिर नेता किसी भी बात पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। राजनीति के दंगल में आज किसने क्या दांव खेला, यही बताने के लिए हम फिर हाजिर हैं। 16 को भारतीय सेना ने एलओसी के पार जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। भारत की उसी सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो अब दुनिया के सामने है। सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान लगातार इनकार कर रहा था, लेकिन इस वीडियो से पाकिस्तान की पोल खुल गई है। पाकिस्तानी फौज की बोलती इस वीडियो ने बंद कर दी है। इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो इस वीडियो में एलओसी के पार पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के साझा ठिकानों को नेस्तनाबूद करते नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज ने सर्जिकल स्ट्राइक की पहली सालगिरह पर 29 सितंबर 2017 को पूरा सच दिखाया था। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले जांबाजों ने अपनी जुबानी बताया था कि कैसे उन्होंने पीओके में कई किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान से बदला लिया। हम लोगों ने लगभग 2 से 3 और कुछ एक टारगेट्स के लिए 3 से 4 रूट का भी सिलेक्शन किया था और उसकी हमने क्लोज टारगेट रेकी भी की। उस रूट पे हम लोग चल के उस रूट पे प्लेसेस आइडेंटिफाई करके आए कि हमें कहां से फायर करना है। वो इतना डिफिकल्ट रूट था कि 70 डिग्री या 65-70 डिग्री का ग्रेडियंट था नीचे चलने के लिए। तो कुछ बचा नहीं, पूरा आग धुआं सब, और 12 से 15 वहां पर जो थे उसको भी 7-8 तो वहीं खत्म हो गए थे। जो कहानी इंडिया न्यूज पर कमांडो ने बताई थी उसका सबूत ये तस्वीरें हैं। ये वीडियो उन सभी सवालों का जवाब है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए जा रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो जारी करने की नौबत क्यों आई, उसे भी समझ लीजिए। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आर्मी बेस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 17 जवान शहीद हो गए थे। उस वक्त पूरे देश ने और विपक्षी नेताओं ने सरकार को ललकार कर कहा था कि बदला लो। शहीद जवानों की 13वीं होने से पहले ही आर्मी ने ऐलान कर दिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला ले लिया है। जनता संतुष्ट हो गई। सेना का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन विपक्ष को तसल्ली नहीं हुई। कई नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने शुरू कर दिए और अब जब 21 महीने बाद सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे दिए गए हैं तो वही नेता कह रहे हैं कि सबूत क्यों दिए गए, ये तो सियासत है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार सेना के नाम पर सियासत कर रही है, तो बीजेपी ने पूछा कि आखिर कांग्रेस और कितना गिरेगी। जब जब नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी पर असफलता यानी फेल होने का संकट मंडराता है, तो तब तब उन्होंने सेना के शौर्य को सियासी तौर पर भुनाने की याद क्यों आती है? कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी वोट के लिए? कांग्रेस पार्टी साफ साफ बताए कि वो वीडियो उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल ने कंफर्म किया है, और जनरल हुदा हु वाज सिटिंग इन द सेंटर व्हेन द ऑपरेशन वाज गोइंग ऑन। आप इस वीडियो पर क्या सही मानते हैं, गलत मानते हैं? उधर यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने पूछा कि सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो खुद क्यों नहीं जारी किए, तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया कि सुरक्षा पर तो सियासत न करें। ये वीडियो कहां से प्राप्त हुए? सरकार ने अगर दिए तो सरकार को एक प्रेस वार्ता में देने चाहिए थे और कहना चाहिए था कि हमने ये वीडियो सारे चैनल्स को दिए हैं। गोपनीय रूप से, छुपे हुए रूप से क्यों दिए अगर उन्होंने दिए हैं? सुरक्षा पर सियासत थी, वो एक बार फिर से एक्सपोज हुई है। ये पहला मौका होगा देश के लोकतंत्र के इतिहास का कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सियासी सवाल खड़े किए जाएं। कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। आजम खान ने कहा कि आखिर वीडियो की पब्लिसिटी क्यों की जा रही है, तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पलटवार किया कि सबूत तो आपने ही मांगे थे। बहुत सी चीजों की पब्लिसिटी नहीं की जाती, लेकिन किए जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स अब से पहले अब से कई गुना ज्यादा हुई है और यही वजह रही कि सरहदों पर घुसपैठ कम हुई। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे। फिलहाल पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री हैं। आज जब सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो सामने आए तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटा हिस्सा है, सबूत और भी हैं। वहीं उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक को मॉनिटर कर रहे आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल वीएस हुड्डा ने कहा कि ये सबूत आने के बाद पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। हुड्डा अब रिटायर हो चुके हैं। वीडियो ऑथेंटिकेटेड है, मतलब जेन्युइन है,
लेकिन ये वेरी छोटा पार्ट है, काफी मुझे लगता है बड़ा ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, मे बी छोटा सा उसमें चैनल्स को मिला होगा। आर्मी के एक्शन के ऊपर डाउट करने से मुझे लगता है देश का नुकसान होता है। जो कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंस के इसमें थी, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए और ये गलत है। उन्होंने शुरू में ही डिनाई कर दिया था कि इस तरह की कोई चीज नहीं है और हमारे डीजीएमओ ने बताया था सबके सामने कि इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की है, पर क्योंकि उस समय प्रूफ नहीं था तो इट वाज इजी फॉर देम टू डिनाई इट। अब प्रूफ आ गया है, आई थिंक दे आर कंप्लीटली एक्सपोज्ड फॉर द होल वर्ल्ड टू सी। इस बीच पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा झटका लगा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आतंकियों की फंडिंग रोक पाने में नाकाम रहने के चलते पाक को ग्रे लिस्ट यानी संदिग्धों की सूची में डाल दिया है। यह फैसला बुधवार देर रात पेरिस में FATF के प्लेनरी सेशन में लिया गया, जहां पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व उसके वित्त मंत्री शमशाद अख्तर कर रहे थे। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि 37 सदस्य देशों वाले इस निकाय का फैसला उसके खिलाफ न जाए। उसने FATF को 26 सूत्री एक्शन प्लान भी सौंपा ताकि वह इस कार्रवाई से बच सके, लेकिन उसकी कोई तिकड़म काम नहीं आई। पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन जैसे संगठनों के खिलाफ की गई कार्रवाई के सिलसिले में कोई ठोस दलील पेश नहीं कर पाया और उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान 2012 से 2015 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। FATF पेरिस स्थित अंतर सरकारी संस्था है। इसका काम गैर कानूनी आर्थिक मदद को रोकने के नियम बनाना है। इसका गठन 1989 में किया गया था। FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाले जाने वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में काफी कठिनाई आती है। अब बात पीएम मोदी की, जो आज यूपी के संत कबीर नगर में थे। यहाँ उन्होंने कबीर की 5वीं पुण्यतिथि पर उनकी निर्वाण स्थली मगहर में समाधि स्थल पर फूल और चादर चढ़ाए। वहाँ पीएम मोदी ने कबीर अकादमी की नींव भी रखी। इस दौरान पीएम का एक अलग ही रूप लोगों के सामने आया। पीएम ने यहाँ अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की। आज हम अपने के बड़ा सौभाग्यशाली मानवहानि की महान सूफी संत कबीरदास जी के स्मृति में हो रहल ई आयोजन में ये पावन धरती पर आयल बाटी। आज हमके यहाँ आके बहुत नीक लगता। हम ये पावन धरती के प्रणाम करत बाड़ी और आप सब लोगन के पाए लागी। मोदी का यह भोजपुरी अवतार यूं ही सामने नहीं आया। दरअसल मगहर के जरिए बीजेपी ने 2019 को लेकर बड़ा सियासी दांव खेला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के घनघोर गरीबी वाले इस इलाके में बड़ी संख्या में कबीरपंथी रहते हैं, जो अति पिछड़ा और दलित वर्ग से आते हैं। यह समुदाय पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, लेकिन करीब 2.5 दशक से ये बीएसपी के ज्यादा करीब पहुंच गया है। कबीर जयंती पर मगहर पहुंचकर पीएम मोदी ने न सिर्फ महान क्रांतिकारी और प्रगतिशील संत को श्रद्धांजलि दी, बल्कि एक नए किस्म के वोटर को पार्टी के साथ जोड़ने की दावत दे डाली। मगहर से पीएम मोदी ने कबीर के बहाने अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखा हमला भी बोला। ये कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए अशांति। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि संत कबीर, महात्मा गांधी, बाबा साहेब को मानने वाले हमारे देश का मूल स्वभाव क्या है। कबीर कहते थे, अपने भीतर झांको तो सत्य मिलेगा, पर इन्होंने कबीर को कभी गंभीरता से पढ़ा ही नहीं। यूपी की राजनीति में इससे पहले किसी ने कबीरपंथियों को सीधे वोटर समूह के तौर पर नहीं देखा। कबीरपंथियों का दायरा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, वे मध्य प्रदेश में भी हैं और हिंदी पट्टी के कई राज्यों में भी। अगर बीजेपी ने उनकी जातियों की अस्मिता को दलित अस्मिता से काटकर कबीरपंथी अस्मिता से जोड़ दिया तो यह उसके लिए बड़ी कामयाबी होगी। बीएसपी मुखिया मायावती बीजेपी के इस दांव को भांप गई, इसलिए उन्होंने बीजेपी पर हमला करने में देर नहीं लगाई।
देश में जब लोकसभा का आम चुनाव नजदीक आ चुका है तो अब बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हमारे संत कबीर की याद आ रही है, जो उनकी ये वोट बैंक की स्वार्थी राजनीति नहीं है तो क्या है। 2019 की चुनावी जंग से पहले यूपी में अलग पूर्वांचल राज्य का मुद्दा भी एक बार जोर पकड़ रहा है। इसकी बानगी देखने को मिली संत कबीर नगर के मगहर में, जब पीएम मोदी मंच से बोल रहे थे। उसी दौरान सामने मौजूद भीड़ में कुछ लोगों ने पूर्वांचल राज्य की मांग करते हुए नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इन लोगों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिन पर अलग पूर्वांचल राज्य की मांग के नारे लिखे हुए थे। पोस्टर पर अलग राज्य की मांग करने वाले संगठन का नाम पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन लिखा हुआ था। यूपी में लंबे अरसे से पूर्वांचल राज्य की मांग चल रही है। पूर्व सीएम और बीएसपी मुखिया मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें एक हिस्सा पूर्वांचल का भी है। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल राज्य की वकालत के साथ गोरखपुर को पूर्वांचल की राजधानी बनाने की मांग करते रहे। कांग्रेस नेता कल्पनाथ राय ने पूर्वांचल के विकास के लिए अलग राज्य और काशी को उसकी राजधानी बनाने की मांग की थी। चुनावी माहौल में अब एक बार फिर ये मांग जोर शोर से उठ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह किस पर निशाना साध रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सत्ता और सियासत की कुछ और खबरें। राजस्थान सरकार ने सरकारी दफ्तरों के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया है। दफ्तर में जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को भंग कर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI बनाने की तैयारी में है। इसे लेकर लोगों से 7 जुलाई तक राय मांगी गई है। राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने जनसंपर्क अभियान छेड़ दिया है। दौसा और सवाई माधोपुर का उन्होंने दौरा किया। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन में कमल हसन की पार्टी MNM के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हासन ने पिछले दिनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। अब बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मिशन बंगाल की। बंगाल दौरे के दूसरे दिन शाह पुरुलिया पहुंचे। यहां मंच पर उन्होंने उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों को बुलाया जिनकी पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। जगन्नाथ टुडू, त्रिलोचन महतो और दुलाल कुमार के परिजनों को अमित शाह ने सम्मानित भी किया। पुरुलिया में अमित शाह ने एक जनसभा भी की और कहा कि ममता सरकार के कार्यकाल के दौरान हमारे 20 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और अब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के खून का बदला ममता सरकार को उखाड़ फेंक कर लेगी। प्रार्थना कर आया हूं कि मां हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतनी शक्ति जरूर देना, ये हिंसा करने वाली ममता बनर्जी सरकार को हम उखाड़ कर फेंक सके। रुक करते हैं गुजरात का, जहां गिरते पड़ते सत्ता में लौटी बीजेपी अब अंदर खाने विधायकों की बगावत से जूझ रही है। सीएम रूपानी को बदलने की चर्चाओं के बीच 3 विधायकों की बगावत ने सियासी माहौल गरमा दिया है। इन विधायकों ने सरकारी अफसरों के कंधों पर बंदूक रख रूपानी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन 3 विधायकों में मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल, वाघेड़िया के मधु श्रीवास्तव और सांवली के केतन इमामदार शामिल हैं। तीनों ने वडोदरा के सर्किट हाउस में गुप्त बैठक की। इन विधायकों का आरोप है कि सूबे में अफसरशाही हावी है, इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। हमारी नाराजगी हुई है कि हमारे लोगों का प्रश्न हम लेके जाते हैं, लिखित में देते हैं, मौखिक चर्चा होती है, मगर उनका निकाल नहीं होता। जो भी सरकार की स्कीम है उनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, तो लाभ नहीं मिलेगा। 2019 की इलेक्शन है और जो भी जल्दी काम हो वही हमारी बात होती है। बताया जा रहा है कि इन विधायकों की नाराजगी की असल वजह स्थानीय नेतृत्व की ओर से अहमियत न मिलना। मंत्री और अफसर इन विधायकों की अनदेखी करते हैं, इनके क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी से बढ़ के तीनों विधायकों ने अपनी आवाज पार्टी आलाकमान के सामने उठाने का फैसला किया है। जो गुजरात रोड मॉडल है वो गुजरात के अंदर जो काम हो रहा है वो ठीक नहीं है और हमारी रजूआत अमित शाह जी को नहीं पता है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलने वाले हैं।
अब हम आपको एक ऐसी मशहूर शख्सियत से मिलवाते हैं जो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी की शक्ल पसंद नहीं है। ये शख्स है आध्यात्मिक गुरु और हरिद्वार के शांति कुंज के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या। ज्यादा दिन नहीं हुए जब उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गर्मजोशी से स्वागत किया था, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी ही आवभगत वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की करेंगे तो उन्होंने राहुल गांधी मिलने आएंगे, आपको मिलेंगे? अरे नहीं, इस काम के लिए नहीं मिलेंगे। नहीं, राहुल गांधी यदि आए मिलने, अरे मिलने आए तो मिलने आए, हम लाइन लगती है उसमें उसी में आए। अच्छा, उसी में आए, मतलब वीआईपी की तरह से नहीं आएंगे। अमित की तरह से हम उनको नहीं रिसीव करेंगे, अमित शाह की तरह से रिसीव नहीं करेंगे। आए तो आए, कारण क्या है उनकी तरफ से हम रिसीव करें? हमें वो उसकी शक्ल अच्छी लगती है। डॉक्टर प्रणव पंड्या के इस बयान से कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक राजेश रस्तोगी भड़क गए हैं। उन्होंने प्रणव पंड्या को लीगल नोटिस भेज दिया है। उत्तराखंड के सीएम को गुस्सा क्यों आया, ये भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ और अहम खबरें। बिहार के बेगूसराय से 2 नाबालिग लड़कियों का शव मिलने से सनसनी मच गई। पेड़ में दुपट्टे से दोनों के शव झूल रहे थे। पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर में शराब माफियाओं ने संदीप नाम के एक युवक को अगवा कर लिया। संदीप के घर वालों ने इस मामले को लेकर थाने में जमकर हंगामा किया। मुंबई के पब में फायरिंग करने वाले हरियाणा के कारोबारी राजेश कालरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से खबर है कि कालरा ने पब में बार डांसर पर 1 करोड़ रुपए भी उड़ाए थे। अब आपको एक मुख्यमंत्री का गुस्सा दिखाते हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज भड़क गए और इस कदर भड़के कि हर कोई उनके रौद्र रूप को देखकर घबरा गया। देहरादून में अपने आवास पर सीएम रावत ने जनता दरबार लगाया था। यहाँ उत्तरापंथ बहुगुणा नाम की एक टीचर फरियाद लेकर पहुंची थी। इस टीचर की फरियाद थी कि 20 साल से वो पहाड़ी क्षेत्र के एक स्कूल में तैनात है, इसलिए अब ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन इस महिला टीचर ने बातचीत में मर्यादा लांघ दी, जिसके बाद तो मुख्यमंत्री ऐसे भड़के कि टीचर को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दे डाला। चिट्ठी लो, सस्पेंड करो इसको आज ही। ले जाओ तो ड्राइवर, चिट्ठी लो, सस्पेंड करो इसको आज ही। ले जाओ तो ड्राइवर। सीएम रावत का ये गुस्सा देखकर जनता दरबार में मौजूद हर कोई सकपका गया। रावत के आदेश के फौरन बाद महिला सुरक्षा कर्मियों ने इस टीचर को पकड़ लिया और उसे बाहर ले जाने लगे, लेकिन ये महिला टीचर जाने को तैयार नहीं थी। इस दौरान पुलिस के साथ उसकी कहासुनी भी हो गई। बिहार की राजनीति में फिर से खुलासों का दौर शुरू हुआ गया है। लालू परिवार के खिलाफ खुलासा करने की चैंपियन बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बार फिर पिटारा खोला है। सुशील मोदी ने लालू के छोटे बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर करोड़ों का लोहा का कारोबार करने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी का आरोप है कि तेजस्वी यादव लारा एंड सन्स नाम से पटना सिटी बाईपास के रानीपुर स्थित मोर्चा इलाके में आयरन और स्टील का कारोबार करते हैं। इंडिया न्यूज जब इस पते पर पहुंचा तो वाकई वहां एक स्टील का प्लांट था। यहां के गार्ड ने माना कि ये प्लांट लालू यादव का है। 28 साल की उम्र में तेजस्वी यादव केवल 750 करोड़ का मॉल ही नहीं बनवा रहे थे, बल्कि वो करोड़ों के लोहे का व्यापार भी करते हैं। सुशील मोदी के इस खुलासे पर तिलमिलाए तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए वार किया। तेजस्वी ने ट्वीट किया कि अफवाह मास्टर सुशील मोदी जी, क्यों व्यापार करना आपके बाप दादाओं के नाम ही लिखा है। जैसे आपके डकैत बिरादर भाई नीरव मोदी, ललित मोदी, मुकेश मोदी देश का लाखों करोड़ों हड़प कर विदेश भाग गए, आपका सगा भाई भी भागेगा। हालांकि सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी ने लोहे के कारोबार की बात चुनाव आयोग से क्यों छुपाई। करना कोई गुनाह नहीं है, कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है, लेकिन मैं जिस व्यापार की चर्चा कर रहा हूं, जिसको उन्होंने चुनाव आयोग से छिपा के रखा है, लोगों से छिपा के रखा है। सुशील मोदी के खुलासों के बाद तेजस्वी ने बिहार के चर्चित सृजन घोटाले का जिक्र छेड़ दिया। तेजस्वी ने ट्वीट किया, सुशील मोदी की बहन रेखा मोदी और भतीजी उर्वशी मोदी को सृजन घोटाले से करोड़ों रुपए मिले। मैं सबूत के तौर पर सृजन के बैंक स्टेटमेंट भी दे रहा हूं। 2500 करोड़ के इस घोटाले में सुशील मोदी और नीतीश कुमार सीधे हैं, लेकिन
नीतीश कुमार दोनों इसमें फंसे हैं, लेकिन न तो उनका नाम लिया गया है और न ही उनसे पूछताछ की गई है। आखिर क्यों? भारत में गरीबी का क्या हाल है ये भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। यूपी के कौशाम्बी की एक दुकान से एक चोर ने लाखों रुपए कैश और कपड़े उड़ा लिए। चोर के आने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हालांकि बाद में उसने कैमरे को भी तोड़ डाला। यूपी के पीलीभीत में लोगों ने एक वकील और उनके बेटे की पुलिस के सामने ही पिटाई कर दी। पिता पुत्र पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप था। दोनों तरफ से थाने में शिकायत दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 स्कूली छात्राओं से गैंगरेप के मामले में 5 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मनाली घूमने आए लड़कों ने गैंगरेप को अंजाम दिया था। राजस्थान के उदयपुर में आबकारी अधिकारी यशवंत शर्मा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बेटे की सगाई टूटने के बाद इस अधिकारी को धमकियां मिल रही थी। बिहार के मुजफ्फरपुर की दलित बस्ती में आग लगने से करीब आधा दर्जन घर जल गए। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। भारत से गरीबों की तादाद घट रही है और अब अपना भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे गरीब देश नहीं रहा। देश में अब लोग तेजी से गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं। लोगों की आर्थिक हालात तेजी से सुधर रही है। अमेरिका के ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट ने गरीबों के आंकड़े के आधार पर जो नई रेटिंग जारी की है, उसमें भारत पहले नंबर से खिसक कर दूसरे पायदान पर आ गया है और पहले नंबर पर नाइजीरिया पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया में 8.7 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जबकि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का आंकड़ा घटकर 7.3 करोड़ पहुंच गया है। ये वो लोग हैं जो बेहद गरीब है। पंजाब समेत कई राज्यों में फैले चिट्टे का जानलेवा और शर्मनाक खेल भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं हैरान परेशान करने वाली कुछ और खबरें। झारखंड के गोड्डा में बालू चोरी के आरोप में पुलिस वालों ने एक दंपति को जमकर पीटा। महिला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन दरोगा को रहम नहीं आया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। यूपी के देवरिया में दबंगों ने एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की। घटना बीते 23 जून की है। ये पूरा विवाद गाड़ी पार्किंग को लेकर था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुजरात के बनासकांठा में पुलिस के सामने ही भीड़ का इंसाफ देखने को मिला। यहाँ एक गांव में बच्चा चोरी के आरोप में 3 युवकों को लोगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई में एक इमारत पर जहाज कैसे गिर गया, रेप का आरोपी दाती अब किस केस में फंसा है और शैलजा हत्याकांड में नया खुलासा क्या है, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बात पंजाब की, जहां हंसता खेलता बचपन और जवानी पूरी तरह नशे की गिरफ्त में है। एक तरफ पंजाब में जहां आए दिन नशे के ओवरडोज से मौत के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, विपक्ष ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ड्रग्स माफिया की जड़ें पंजाब को किस तरह खोखला कर रही हैं, उसकी पहली तस्वीर देखिए। ये वीडियो पंजाब के कोटकपुरा का है, जहां ड्रग्स की ओवरडोज ने एक मां की गोद उजाड़ कर रख दी। ड्रग्स की बुरी लत की वजह से 22 साल के युवक की मौत हो गई। ना ਵੇਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। आपको बता दें, पंजाब में पिछले 72 घंटे में करीब 5 नौजवानों की मौत नशे के ओवरडोज की वजह से हुई है। तो वहीं पठानकोट में नशे के ओवरडोज से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। 27 साल का कुलवीर सिंह गुरदासपुर का रहने वाला था। कुलवीर अगले महीने पोलैंड जाने वाला था। पुलिस को कुलवीर का शव खेत में बने एक खाली कमरे से बरामद हुआ। पुलिस को लाश के पास ड्रग्स का इंजेक्शन भी बरामद हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि पंजाब की महिलाएं भी नशे के दलदल में डूबती जा रही है। कपूरथला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवा रही 2 युवतियों ने पंजाब पुलिस के 2 अफसरों पर नशे के दलदल में धकेलने और मेरे अफसर खुश होने चाहिए, इस करके उन्हें अपने
ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ भी पाऊंगा। मैं अपने सीनियर अफसरों को मंग भी करता भी ये खिलाफ जी है पड़ताल होके भी इंक्वायरी भी होनी चाहिए है। वहीं पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म महिंद्रा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में लिखित शिकायत आएगी तो एक्शन लिया जाएगा। मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की, अगर कोई लिखित शिकायत आएगी तो उस पर पूरा एक्शन लेंगे। आपको बता दें, जनवरी 2016 में एम्स की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में नशे का कारोबार हर साल 7,500 करोड़ रुपए का है। ये कारोबार पंजाब से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के जरिए चलता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से ये तस्कर आसानी से बॉर्डर पार कर अपने काम को अंजाम देते हैं। एम्स के NDDTC के एक सर्वे में पंजाब के 10 जिले नशे की गिरफ्त में सबसे ज्यादा हैं। इन जिलों में 2.77 करोड़ लोग में से 1.23 करोड़ लोग हेरोइन का इस्तेमाल करते हैं। हर दिन करीब 20 करोड़ रुपए ड्रग्स पर खर्च होते हैं। औसतन एक व्यक्ति नशे पर रोजाना 1400 रुपए खर्च करता है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए हादसे से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। मरने वालों में 2 पायलट, 2 फ्लाइट इंजीनियर और सड़क पर चल रहा एक राहगीर शामिल है। बताया जा रहा है कि ये विमान जुहू एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था और घाटकोपर में जागृति बिल्डिंग के पास निर्माणाधीन इमारत पर क्रैश होकर गिरा। जिस जगह प्लेन क्रैश होकर गिरा वो घाटकोपर का बेहद व्यस्त इलाका है। प्लेन क्रैश होने की वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में दोपहर तकरीबन 1:15 बजे चार्टर्ड प्लेन जो है वो क्रैश कर गया। पहले बताया जा रहा था कि यूपी सरकार का ये चार्टर्ड प्लेन है, लेकिन बाद में साफ हुआ कि यूवाई ग्रुप ने इसे 2014 में इसे खरीदा था। हादसे के पीछे वजह क्या है, इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। DGCA इसकी जांच कर रही है कि आखिर ये जांच जो है वो ये जो हादसा है वो क्यों हुआ है। चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां मंदसौर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। बंद के बीच हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए आरोपी को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा देने की मांग करने लगे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को घेर लिया। गुस्साए लोगों ने रात में बस स्टैंड पर खड़ी 3 बसों और एक होटल में तोड़फोड़ की। दरअसल मंगलवार शाम को बच्ची लापता होने के बाद स्कूल के पास झाड़ियों में लुलुहान हालत में मिली थी। आरोपी बच्ची को स्कूल के बाहर से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, बच्ची को जान से मारने की कोशिश भी की। बच्ची की आंखों, गले और हाथ में चोट के निशान हैं। पुलिस ने स्कूल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें बच्ची आरोपी के पीछे जाती दिख रही है। अपनी ही शिष्या से रेप के आरोप में फंसे शनिधाम के संस्थापक दाती मदन महाराज की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दाती ने अपने ही पुराने भक्त सचिन जैन पर साजिश रचकर रेप केस दर्ज कराने का आरोप लगाया था। अब सचिन जैन ने अपने और अपने परिवार को दाती से जान का खतरा बताते हुए उसके खिलाफ गुड़गांव के बख्तावरपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। सचिन जैन ने बताया है कि उनके पास दाती महाराज से जुड़े कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे उन्हें शिष्या से रेप के मामले में दोषी ठहराया जा सकता है। इन सबूतों के चलते ही उसे दाती की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। इस बीच ये भी खबर आई कि मानव तस्करी के आरोपों की जांच के लिए क्राइम ब्रांच दाती को लेकर उसके पाली स्थित आश्रम जा रही है। दाती पर उसकी शिष्या ने मानव तस्करी के आरोप भी लगाए हैं। शैलजा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को आज वो चाकू बरामद हो गया जिसे आरोपी मेजर निखिल हांडा ने हत्या में इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पुलिस ने निखिल के कपड़े भी बरामद कर लिए जो उसने वारदात वाले दिन पहने थे। इससे पहले पुलिस की टीम ने बुधवार को भी सुबह से शाम तक इस चाकू और दूसरे सबूतों की तलाश में मौका वारदात पर पहुंची थी और कैंट एरिया के बरार स्क्वायर से 3 किलोमीटर तक के दायरे में खोजबीन की थी। हम वहाँ पर 8-10 बंदे बैठे हुए थे, तो हमारे यहाँ पानी का टैंकर लेके
आने वाले बंदा था जो हमारे शौचालय पे वहाँ पानी लेके आते हैं, उसने कहा कि भाई तुम्हारे वहाँ पर जो रोड पे एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश को देख लो, कहीं तुम्हारी जुग्गियों की लाश तो नहीं है या तुम्हारी कोई लड़की तो नहीं है यहाँ की। हमने वहाँ जा करके देखा तो वो लड़की हमारे यहाँ की नहीं थी, और जब हमने करीब से उस लड़की को देखा तो उसके गले में से हल्का हल्का खून आ रहा था और वो खून में लथपथ पड़ी हुई थी, मुंह फटा हुआ था, और उसको चारों तरफ से देखा तो उसके हाथ पे भी टायर के निशान थे और टायर के जो खून के निशान थे वो आगे और पीछे दोनों तरफ थे। मतलब दीपक, आपने जब बॉडी को देखा तो गले में कटा हुआ था और बॉडी पे, हाथ और पैर पे टायर के निशान चढ़े हुए। हाँ जी सर, टायर कैसा लग रहा था देख के? सर जी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि गला कहीं पहले काटा हो और उसके बाद में गाड़ी चढ़ाई हुई, या पहले वो मरी नहीं होगी या उसने फेंकने के बावजूद उसे पता चला कि ये मरी नहीं है, उसके बाद उसने गाड़ी बैक करके उसके ऊपर सीधी चढ़ाई हुई। अब आपको भारत के दौरे पर आई अमेरिकी राजनयिक निकी हेली की एक खुशनुमा तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में निकी हेली ने सेवादार की भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने गुरुद्वारे के लंगर में रोटियां बनाकर सेवा की। निकी हेली मूल रूप से भारतीय हैं और उनका परिवार काफी पहले अमेरिका में बस गया था। निकी हेली ने दिल्ली में सभी धर्मों के धर्मस्थलों पर शीश झुकाया। शीशगंज गुरुद्वारे के साथ ही उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में भी इबादत की। इसके अलावा वो दिल्ली के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर भी पहुंची और यहां पर पूजा अर्चना की। अब बात महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन के साइड इफेक्ट की। इस बैन से पानी वाले पूरी तरह से परेशानी बढ़ गई है। मुंबई के लोअर परेल में हाई स्ट्रीट फोनिक्स मॉल में पानी पूरी स्टॉल चलाने वाले पवन राजभर ने दावा किया है कि उसे 5,000 का चालान इसलिए भरना पड़ा क्योंकि उसने हाथ में प्लास्टिक के दास्ताने पहन रखे थे। प्लास्टिक कंट्रोल स्क्वाड की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है। हालांकि अधिकारियों का कहना था कि प्लास्टिक के प्लेट चम्मच की वजह से पानी पूरी वाले को फाइन किया गया था, दस्ताने की वजह से नहीं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई। बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों से पहले जत्थे में 3,000 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। सुबह खराब मौसम और तेज बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी। आपको बता दें, बुधवार रात से हो रही बारिश से बालटाल और पहलगाम दोनों ही मार्गों पर यात्रा में रुकावट आ रही थी। ऐसे में यात्रियों और वाहनों का आगे जाना खतरनाक था, इसलिए सुबह यात्रा रोकी गई। मौसम विभाग ने अमरनाथ यात्रा वाले क्षेत्रों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आपके लोकप्रिय चैनल इंडिया न्यूज ने दिमागी बुखार के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू की है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। 29-30 जून और 1 जुलाई को ITV फाउंडेशन की तरफ से यूपी के गोरखपुर में मुफ्त हेल्थ कैंप लगने वाला है। गोरखपुर का पूरा इलाका बीते 4 दशक से दिमागी बुखार के चंगुल में है। इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के इलाज के लिए गोरखपुर के DD यूनिवर्सिटी के समा भवन में कल से 3 दिन तक सुबह 8 से 4 बजे तक कैंप लगेगा, जिसमें दिल्ली के अनुभवी डॉक्टर मुफ्त इलाज करेंगे। हेल्थ कैंप में चेकअप के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। मेडिकल कैंप में मुफ्त रजिस्ट्रेशन के लिए आप 8700092442 पर संपर्क कर सकते हैं।